प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जस्ट हमारा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है कि फ़िज़िक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फ़िज़िक्स जो है किस किस चीज़ से रिलेटेड होती है। तो इसमें जो इस चैप्टर में जो हम मेन टॉपिक करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। जस्ट इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि फ़िज़िक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स का क्या स्कोप है, फ़िज़िक्स जो है किस किस चीज़ से रिलेटेड है, फ़िज़िक्स में हमने क्या क्या इन्वेंशंस की हैं, क्या क्या डिस्कवरीज़ की हैं, वो सारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फिज़िक्स जो है कैसे हमारी टेक्नोलॉजी के साथ, कैसे हमारी सोसाइटी के साथ रिलेट करती है, ये हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें। और इसमें फिर जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि हमारी जो नेचर है उसमें जो हमारे फोर्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें हमारे नेचर में 4 टाइप के फोर्सेस जो हैं वो मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। इन सब के बारे में जो है हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर जो लास्ट में यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज, यानी कि जो हम फिज़िक्स में जो हम लॉज यूज़ करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें बस जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका यही आपका मेन टॉपिक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जस्ट इसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। और हम जो अपना वीडियो में देखेंगे अपना साइड बाय साइड जो है ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से हम जो है अपना चैप्टर जो रीड करेंगे। तो जस्ट इसमें हमारी डेफिनेशन है। आज के चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस क्या है, साइंस जो है कौन से वर्ड से ली गई है, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि साइंस जो होती है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, वो सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स की क्या डेफिनेशन होती है। और फिज़िक्स इसके बाद फिर फिज़िक्स में किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से लॉज की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी थ्योरीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दिया गया है व्हाट इज़ फिज़िक्स। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि जो हमारा ह्यूमंस है हमेशा ही हम जो ह्यूमंस होते हैं हमेशा उनका जो वो हमेशा किस चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं, यानी कि उनके आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए वो हमेशा ही क्यूरियस होते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो ह्यूमंस जो हैं उनमें हमेशा क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि हमें जो आसपास की चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो क्यों होती हैं, उनका रीज़न क्या होता है। तो ये सारी जो है क्यूरियस, यानी कि ह्यूमन जो है वो हमेशा हमारा क्यूरियस नेचर का होता है। वो किस चीज़ के लिए कि जो भी हम अपने आसपास का जो संसार देख रहे हैं वो क्यों है, किस वजह से है, उसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। तो वो हर चीज़ के लिए ह्यूमंस उसके लिए क्यूरियस होता है। The night sky with its bright celestial object हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन सिंस द इमोटोरियल, यानी कि जब भी हम अपने नाइट स्काई में हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, रात को अपने स्काई में जब भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, रात को जब भी हम स्काई देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, बहुत सारी चमकने वाली चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये वाली जो रात के टाइम में हमें स्काई में जो भी इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा से ही ह्यूमंस को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, सन क्या है, इसमें जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, ये एक दूसरे के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करते हैं, इनका राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमंस जो हैं स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों को खोजने की कोशिश करता रहा है। द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि जो द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, द इलिप्स एंड टाइड्स, वोल्केनोज, रेनबोज ऑलवेज हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ वंडर, यानी कि ह्यूमंस जो है आसमान में जो भी रात के आसमान में जो भी इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, वो चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि
रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि रात और दिन हर बार 24 घंटे के बाद हमारा जो है रात आ जाती है, दिन आ जाता है। एनुअल सीजन ऑफ साइकिल, यानी कि हर साल हमारी जो सीज़न है वो रिपीट होता है। समर सीज़न आ जाता है, विंटर सीज़न आ जाता है, तो हर साल हमारी ये जो सीज़न है ये रिपीट हो रहे हैं। ये डे और नाइट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि रोज़ ये हमारा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इलिप्स, यानी कि जो हमारा सोलर इलिप्स होता है, ल्यूनर इलिप्स होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण जिसको हम कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हर साल रिपीट होती हैं। टाइड का मतलब कि जो हमारा ज्वार भाटा होता है, यानी कि जब भी मून हमारे चंद्रमा के जो है हमारे सी के नज़दीक आ जाता है, तो उस टाइम में उसकी वजह से समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं, यानी कि उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये भी हमारा होता है डेली। तो डेली हमारी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, यानी कि जो डे और नाइट हैं वो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो हमारे सीज़न है, यानी कि विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये सारे सीज़न हमारे रिपीट हो रहे हैं। जो हमारे इलिप्स हैं, यानी कि सोलर इलिप्स हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये सारे हमारे रिपीट हो रहे हैं। जो ज्वार भाटा है ये रिपीट हो रहा है। जो वोल्केनो है, यानी कि जो वोल्केनो हमारे होते हैं वो हम देखते हैं कि कई वोल्केनो जो हैं उनमें ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान में कई बार हमें रेनबो भी दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा से ही हमारे लिए एक वंडर का सोर्स होती हैं। तो हमें ये सारी घटनाएं क्या करती हैं? आश्चर्यचकित करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इनके पीछे क्या रीज़न है उसको हम खोजने की कोशिश करते हैं। फिज़िक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनिशिंग variety of materials and bewildering diversity of life and behavior। तो यहाँ पे भी हमारे पूरे संसार में जो अगर हम देखें कि हमारे पूरे संसार में जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारे टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और सभी का जो बिहेवियर है वो भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा बिहेवियर है। तो द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रेस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड द नेचर इन द डिफरेंट वे, यानी कि सभी का जो ह्यूमन का जो माइंड है, सभी का जो वो इमेजिनेटिव होता है, वो सभी अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, वो सभी चीज़ों को अपने अपने हिसाब से इंक्वायर करते हैं, सभी अपने अपने दिमाग के हिसाब से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। यानी कि सभी जो है इस नेचर को डिफरेंट डिफरेंट वे से देखते हैं। यानी कि कुछ लोगों को रेनबो दिखाई दिया तो मतलब कुछ लोगों ने तो देख लिया, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये सोचेंगे कि भाई ये जो आसमान में रेनबो बना है ये क्यों बना है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। तो कुछ लोग जो होते हैं सभी चीज़ों को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। तो सभी लोग जो है इसमें अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन माइंड का जो है सभी की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। इमेजिनेटिव का मतलब सभी का दिमाग अलग अलग कल्पनाशीलता के हिसाब से उसको देखता है। तो इन सभी चीज़ों को सभी ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, उनको अपने अपने हिसाब से उनको सोल्व करने की कोशिश की कि भाई ये क्यों है, हमारा क्यों हो रहा है यहाँ पे। वन काइंड ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एनवायरनमेंट केयरफुली, look at for any meaningful pattern and relation in the natural phenomena and build a new tools to interact with the nature। तो जैसे जैसे हमारा पुराने टाइम में तो हमारे पास इतना सोर्स नहीं था किसी भी चीज़ को, तो पुराने टाइम में जब हम ये चीज़ें देखते थे तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो नहीं थी। अर्लियर टाइम में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें जो हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, केयरफुली उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कोई भी ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं थे। यानी कि टेलीस्कोप का उस टाइम पे आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमें जो है इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम डायरेक्ट भी नहीं देख सकते थे, टेलीस्कोप भी नहीं था उस टाइम पे देखने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अर्लियर टाइम में हमारे पास जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही कम नॉलेज थी। तो फिर हम इन नेचर के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए धीरे धीरे क्या बनाए गए, धीरे धीरे बिल्ड न्यू टूल्स, धीरे धीरे जो है वो नए टूल्स बनाए गए टू इंटरेक्ट विद द नेचर। नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए धीरे धीरे टूल बनाए गए, जैसे माइक्रोस्कोप बना लिया, टेलीस्कोप बना लिया,
इसके बाद टनलिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप बना लिया, सैटेलाइट्स बना ली। तो धीरे धीरे जो है ये टूल्स जो हैं ये हमने धीरे धीरे बनाए, और जिससे जो है हम फिर इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि ये जो हमारे नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे डे और नाइट रिपीट हो रहे हैं, वोल्केनोज हो रहे हैं, ज्वार भाटा है, इंद्रधनुष है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें फिर समझ में आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे हमने जो है विज्ञान से रिलेटेड नई नई डिस्कवरीज की, एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से जो है हमने रिजल्ट निकाला, उसी से ही अब हम किस में आ गए हैं, अब हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। अब हम किस एज में आ गए हैं, हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज में आ गए हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे टेलीस्कोप भी हैं, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी प्लेनेट को अगर हमें स्टडी करना है, हमारे पास बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह भी हैं, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी नेचर के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। तो आज जो है हम किस एज में हैं, टुडे वी आर इन अ एज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज में हैं। तो सबसे पहले अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको साइंस की डेफिनेशन बताई गई है कि साइंस की डेफिनेशन होती क्या है, क्योंकि हम सभी साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमें साइंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें जस्ट हमें साइंस की डेफिनेशन दी गई है कि साइंस क्या है। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, यानी कि जो हमारा साइंस का वर्ड है वो हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ब है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिया कहते हैं। और इस साइंटिया का मतलब क्या होता है, इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज़ को जानना, वही क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ को जानना साइंस कहलाता है। ठीक है, तो साइंस जो है उसका मतलब क्या है, इसको हमने लैटिन वर्ड, जिसका वर्ड नेम होता है साइंटिया, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी भी चीज़ को जानना साइंस कहलाता है। और साइंस फिर किस वर्ड से, संस्कृत वर्ड विज्ञान, संस्कृत वर्ड जो है ये विज्ञान से रिलेटेड हुआ है, जिसको हम हिंदी में विज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान का मतलब भी क्या होता है, नॉलेज, यानी कि ज्ञान को हासिल करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये अरबिक वर्ड इल्म, इल्म का मतलब भी क्या होता है, नॉलेज को हासिल करना, यानी कि ज्ञान को हासिल करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी साइंस में आती हैं। तो साइंस का मतलब हो गया कि, साइंस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को जानना, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको जानना, यानी कि उसके पीछे क्या कारण है उसको फाइंड आउट करना साइंस कहलाता है। विज्ञान का मतलब नॉलेज को, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना, या फिर इल्म का मतलब होता है किसी भी नॉलेज को ज्ञान करना। तो साइंस इन अ ब्रॉड सेंस, साइंस इन ए ब्रॉड सेंस, तो यानी कि साइंस जो है वो हमारी बहुत ही ब्रॉड है, इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज, यानी कि साइंस हमारी उतनी ही ओल्ड है जितनी हमारी ह्यूमन स्पीसीज़। यानी कि पहले हम आदिवासी थे, आदिवासी से पहले हम आग जलाने भी नहीं आती थी, पहले हम आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए आविष्कार हुए वैसे वैसे फिर हमारी जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी होती चली गई। तो वैसे ही साइंस का भी है, साइंस में भी पहले भी हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, धीरे धीरे फिर हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, इन्वेंशंस किए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी। तो आज जो है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो जितनी हमारी ओल्ड ह्यूमन स्पीसीज है उतनी ही हमारी ओल्ड जो है वो साइंस है, क्योंकि साइंस भी धीरे धीरे हमने साइंस से भी जो नॉलेज है सभी चीज़ों की वो धीरे धीरे हमारे पास आई है। द अर्ली civilization of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia and many other countries made vital contribution to its progress। यानी कि साइंस की प्रोग्रेस में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने, कौन कौन सी सिविलाइजेशन ने, तो सबसे पहले जो इजिप्ट यानी कि जो मिस्र की सभ्यता थी उसने जो है अपना साइंस के बारे में काफ़ी सारी अपनी जानकारी दी। इंडिया ने भी जो है काफ़ी सारी जानकारी दी। इसके बाद चाइना की जो सभ्यता थी, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन्होंने जो है बहुत सारा, वाइटल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है साइंस की प्रोग्रेस में दिया। तो बहुत ही प्राचीन काल से जो है साइंस के बारे में धीरे धीरे जो है चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होती है, फिर उसको मान्यता मिलती है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो है वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन द साइंस इन यूरोप। तो 16th सेंचुरीज़ में
जब हम 16th सेंचुरी में पहुंच गए तो काफ़ी सारी जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आई, साइंस में जो काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन है वो यूरोपियन कंट्री से आई। बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। तो 20th सेंचुरी तक आते आते हम कहाँ पे पहुँच गए, जैसे ही हम 20th सेंचुरी तक आते आते साइंस जो है एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गई है। साइंस जो है एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, उद्योग, यानी कि साइंस जो है हमारा एक इंटरनेशनल उद्योग अब बन चुकी है। विद मैनी कल्चर्स, विद मैनी कल्चर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रैपिड ग्रोथ, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं वो अपने अपने कल्चर, अपने अपने जिनके सभी के कल्चर अलग अलग हैं, सभी की कंट्रीज़ अलग अलग हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है वो साइंस में जो है रैपिड ग्रोथ जो है उनकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि साइंस का क्या मतलब है। तो साइंस का मतलब है, साइंस जो है वो हमारी साइंस का मतलब है टू नो, किसी भी चीज़ को जानना साइंस कहलाता है। फिर हमने देखा संस्कृत में इसका मतलब विज्ञान होता है और अरेबिक में इसका मतलब इल्म होता है। इसका मतलब नॉलेज को हासिल करना। किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, हमारे नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, वो क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन किन किन लाभ है, कौन कौन से नियम हैं जो उनको गवर्न करते हैं, जिनकी वजह से वो हो रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना ही साइंस कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि साइंस की जो स्टडी है वो किसकी वजह से, तो साइंस की जो दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो साइंस की जो दूसरी डेफिनेशन है दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंस की को स्टडी करने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साइंस की दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि किसी भी चीज़ को हमें स्टडी करना है। फर्स्ट डेफिनेशन में तो हमने देखा कि साइंस में हमें स्टडी करना है किस चीज़ के बारे में, कि हमारे आसपास जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, यानी कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों चमकते हैं, दिन रात हमारे क्यों रिपीट होते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है, तो ये सारे नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में हमें नॉलेज हासिल करनी है। तो नॉलेज हासिल करने के लिए फिर हम इसमें साइंस में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, साइंस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक मेथड। तो साइंस में हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, तो साइंटिफिक मेथड के बारे में हम देख लेते हैं। तो साइंस इज़ आ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन मच एज डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, यानी कि साइंस में हमें यहाँ पे क्या करना है, साइंस की फिर एक यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, यानी कि साइंस एक हमारा ऐसा अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि इंद्रधनुष क्यों बन रहा है, बारिश क्यों हो रही है, पंछी क्यों उड़ रहे हैं, सैटेलाइट हमारे कैसे बनते हैं, कैसे हमारा सैटेलाइट जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, कैसे हमारे प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा गहराई में हम स्टडी कर सकते हैं उसको हमें करना है। ठीक है, तो साइंस का क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो भी हमारे फिनोमिना होते हैं उनके बारे में जितनी ज़्यादा गहराई में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल में हम उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वो हमें इकट्ठी करनी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, टू यूज़ द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना, यानी कि इतनी सारी जो हमने जानकारी हासिल की है उस जानकारी से फिर हमें कुछ अनुमान लगाना है, यानी कि ये क्यों हो रही है, और फिर अगर हमारा कोई भी अनुमान गलत आ रहा है तो उसको हमें मॉडिफाई करना है, यानी कि अगर वो गलत आ रहा है तो वो किस वजह से गलत आ रहा है, यानी कि फिर हमें उसमें सुधार करना है। मॉडिफाई का मतलब हमें उसमें सुधार करना है और अपने फिनोमिना को फिर हमें कंट्रोल करना है। तो ये सिर्फ साइंस की एक स्टडी हो गई कि साइंस में हम चीज़ों को कैसे स्टडी करते हैं, कि चीज़ों को पहले हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, उसको जितनी ज़्यादा हम डिटेल में उसकी नॉलेज लेते हैं, और जो भी नॉलेज हम लेते हैं उससे हम कोई अनुमान लगाते हैं, और अगर हमारा कोई अनुमान गलत है तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें सुधार करते हैं और अपना जो भी फिनोमिना है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारी एक इसमें डेफिनेशन हो गई है।
ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई भी चीज़ जो है इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे हमें करना है ये। तो बस इसमें हमें साइंस के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे फिर इसमें बताया गया है साइंस की एक और डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। साइंस इज़ एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो एक डेफिनेशन ये और बताई हुई है साइंस की कि साइंस का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना। किसी भी एक्सप्लोर का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बाद उस जानकारी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध करना, या प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड इज, या हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं उससे कोई ना कोई अनुमान लगाना। तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि साइंस इज़ एक्सप्लोरिंग, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानकारी हासिल इकट्ठी करना, और जो भी हमने जानकारी हासिल इकट्ठी कर रही है उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करना, और जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए हैं उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें अपने चारों तरफ देखी है वो क्यों होती है। तो ये हो गई साइंस इज़ एक्सप्लोरिंग, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनको एक्सपेरिमेंट करना, और एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आया है उससे कोई ना कोई अनुमान लगाना कि ये चीज़ क्यों होती है। तो ये भी हमारे पास एक साइंस की डेफिनेशन हो गई। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, unrevealing the secrets of the nature is the first steps towards the discovery of science। तो साइंस का पहला स्टेप क्या है कि सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमारे नेचर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते, नेचर में ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके सीक्रेट्स को अनरिवील करना, यानी कि उनके सीक्रेट्स को फाइंड आउट करना ही जो है डिस्कवरी ऑफ साइंस होती है। पहला स्टेप है साइंस की डिस्कवरी का कि अगर हमें कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ हमें नहीं पता और हम उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि ये क्यों हो रही है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। यानी कि किसी भी चीज़ की हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर हमें नेचर में कोई भी चीज़ है और उसके बारे में नहीं पता है तो उसके सीक्रेट्स को खोलने की, यानी कि उसके सीक्रेट्स को जानने की हमारे में क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। तो जो हमारे साइंटिफिक मेथड हैं, साइंटिफिक मेथड में बहुत सारी चीज़ें हमारी आती हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? द साइंटिफिक मेथड, अभी हमने देखा कि साइंस क्या है, साइंस इज ए स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंस इज अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंस की जो स्टडी होती है वो किससे होती है, साइंटिफिक मेथड से होती है। तो अब हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो कोई भी जो लॉ दिया जाता है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया या लॉ, ठीक है, जैसे कि हमने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया कि F बराबर ma, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। ये कैसे आया, ये किससे आया, ये भी हमारा साइंटिफिक मेथड से आया। या फिर हमें कोई भी रूल दे दिया कि हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r², यानी कि जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये कहाँ से आया। ये फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कैसे निकाली हैं, ये सारी चीज़ें हमने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके निकाली हैं। तो साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली होती है आपकी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिस चीज़ को आप स्टडी करते हो, आप क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हो, आपने उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप हो गया आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें हो गया आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें स्टडी करना है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे देंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला अगर आपको दे दिया गया F बराबर ma, यानी कि कोई भी चीज़ चल रही है, चलती हुई चीज़ को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता है हमें F बराबर ma। तो यानी कि इस वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमें फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर लेते हैं। यानी कि हमें
कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से कोई ना कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके हम बहुत सारी रीडिंग को इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमने एक बार किया, 2 बार किया, अलग अलग सीज़न में हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये है आपका क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि इसमें हम कोई ना कोई लॉजिक लगा लेते हैं, रीज़न बता देते हैं। एक्सपेरिमेंट करके हम यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न बता देते हैं कि वो फिनोमिना जो है वो किस वजह से हो रहा है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है आपका, वो होता है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि आप इसमें कोई फॉर्मूला दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ गया, F बराबर ma, या कौन सा फॉर्मूला आपने लगा दिया W बराबर mg, ठीक है। तो या फिर आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये क्या कहलाते हैं, यानी कि जब हम कोई भी फॉर्मूला बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें उसके नेचर के बारे में। तो यहाँ पे फिर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें फिर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। प्रिडिक्शन का मतलब हम कोई अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के बाद फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट सही आ रहा है तो हम उस थ्योरी को वेरीफाई कर देते हैं, यानी कि उसको ट्रू मान लेते हैं। अगर हमारी सारी चीज़ें सही आ रही हैं तो हम उसको ट्रू मान लेंगे, और अगर फिर हमारे पास कोई मिस्टेक आ रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, कि जो भी हमने आइडिया लगाया था वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी चीज़ है साइंस को करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने क्या क्या चीज़, हम ऑब्जर्वेशन का मतलब हमने उसके बारे में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, जो भी नेचर में फिनोमिना हो रहा है, ग्रेविटेशन के रिलेशन से, मतलब यानी कि जैसे हमने देखा था कि जब न्यूटन के पेड़ के, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो न्यूटन के ऊपर क्या गिर गया था, एप्पल गिर गया था। तो उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को देखा कि मेरे ऊपर जो है यहाँ पे एप्पल गिरा है, तो वो चीज़ क्या हो गई, वो उनकी ऑब्जर्वेशन हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एप्पल क्यों गिरा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सारी उनकी ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगी कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। तो उनके बीच में फिर दिमाग में ये प्लान आया कि ये चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन में, कि किसी भी कि पेड़ से एप्पल क्यों गिरे, ऐसे ही चीज़ें उनके दिमाग में फिर आइडिया आया कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, तो यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। फिर उन्हीं सब चीज़ को प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि अपने कारण बताए कि इनसे हम, इनके क्या कारण हो सकते हैं, कि जो चीज़ें नीचे गिर रही हैं उनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आता है उससे फिर हम उस चीज़ का कारण बताते हैं कि वो जो नेचर का फिनोमिना है वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न हम बताते हैं। और फिर रीज़न बताने के बाद फिर हम कोई फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे कि मान लो यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से, तो न्यूटन ने जो है ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला दिया, F बराबर G m1m2/r², तो ये फॉर्मूला फिर क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाएगा। इसके बाद फिर प्रिडिक्शन, यानी कि उसके बारे में अनुमान लगाए जाते हैं, यानी कि उस थ्योरी को, ये जो लॉ है इसको फिर टेस्ट किया जाता है। अगर ये सभी चीज़ों पे ट्रू, अगर ये सभी चीज़ों के लिए सही आ रही है इसकी चीज़, तो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को क्या कर लिया जाता है, सही मान लिया जाता है। और अगर इसमें सभी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये अगर फेल हो जाता है तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, यानी कि ये जो थ्योरी है ये हमारी फेल हो जाती है। तो इसी तरीके से हम साइंटिफिक थ्योरी के द्वारा जो है साइंटिफिक थ्योरी, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा हम किसी भी फॉर्मूले को जो है वो यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो इसमें फिर जो साइंटिफिक थ्योरी हम कोई भी देते हैं वो हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि वो किसके द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम बता रहे हैं
वो हमारी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो प्रूफ होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो आज के वीडियो में जस्ट हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन में बस हमने जो चैप्टर का नाम था वो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हमने बस यही बताया है कि हम जो हमारे आसपास के नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं, वो आसपास के नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, उसके रीज़न को फाइंड आउट करना, ये सारा हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। उसके बारे में फिर हमने देखा साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना, वो हमारी साइंस कहलाती है। फिर हमने देखा कि किसी भी चीज़ के बारे में जो हम जानकारी हासिल की जाती है तो उसमें हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में बताया कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ क्यों हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट से जो हमारे रिजल्ट आते हैं उसका हम कोई ना कोई रीज़न देते हैं, उसका कोई ना कोई तर्क देते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं जिसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि वो जो चीज़ हमने फॉर्मूला बताया है या जो थ्योरी बताई है वो ट्रू है या वो फॉल्स है। तो जो भी हम थ्योरी बनाते हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंट से क्या होती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई की जाती है, तभी जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।